गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी मेरे मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अहमदनगर है दोस्तों, अहमदनगर की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने बरार के बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जो बहमनी साम्राज्य है, और बहमनी साम्राज्य को दोस्तों हमने 5 भागों में जो डिवाइड करके हम पढ़ रहे थे, यानी कि बरार, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर दोस्तों। तो इनमें 5 नए राजवंशों की स्थापना होती है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना होती है, अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना होती है, और दोस्तों बीदर में दोस्तों बिदर शाही वंश, गोलकुंडा में दोस्तों कुतुब शाही वंश, और बीजापुर में दोस्तों आदिल शाही वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों इससे पहले हमने बरार के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम दोस्तों बात करने वाले अहमदनगर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, आप उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अहमदनगर दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो अहमदनगर है अहमदनगर की स्थापना दोस्तों 1419 यानी कि 1449 ईस्वी के अंदर होती है दोस्तों। और जो इसकी स्थापना करने वाला जो शासक है निजामुल मुल्क दोस्तों। वैसे तो हम मलिक अहमद भी हम कह सकते हैं, यानी कि मलिक अहमद ने 1449 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना करता है दोस्तों। और वहाँ पर इन्हीं के द्वारा एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसको हम निजाम शाही वंश हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, याद रखिएगा, संस्थापक तो कौन है? निजामुल मुल्क, और बचपन का नाम दोस्तों मलिक अहमद। देखिए दोस्तों, निजामुल मुल्क है, एक उपाधि है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। निजामुल मुल्क एक क्या है? एक उपाधि है दोस्तों। तो निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करने वाला मलिक अहमद था दोस्तों। और इसी के द्वारा, इसी कारण इसको हम एक मलिक निजामुल मुल्क के नाम से भी हम जानते हैं। वैसे तो इसका बचपन का नाम दोस्तों मलिक अहमद था दोस्तों। देखिए दोस्तों, मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना करते हैं, और वो कब करते हैं? यानी कि 1489 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। देखिए दोस्तों, हमने अभी इससे पहले हमने बरार के बारे में पढ़ा था। और ये जो बरार है, बीजापुर है, और अहमदनगर है, गोलकुंडा है, ठीक है दोस्तों, ये सभी बहमनी साम्राज्य के ही हिस्से हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बाद में दोस्तों जैसे बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक है कलीमुल्ला खां, ये बहुत ही कमज़ोर शासक रहा, इसीलिए दोस्तों ये सारे के सारे स्वतंत्र राज्य हो गए थे, और वहाँ पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो कलीमुल्ला खां के पतन के बाद में दोस्तों जो जो बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है, उसमें ये दोस्तों ये सेकंड था, यानी कि अहमदनगर द्वितीय था, यानी कि दूसरा स्थान था दोस्तों। तो उस समय हम बात करें तो जो आपका मलिक अहमद है, यानी कि हम कह सकते हैं निजामुल मुल्क है, ये दोस्तों अहमदनगर यानी कि बहमनी साम्राज्य के अंदर दोस्तों एक वजीर के पद पर ये था दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों, वजीर या प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं। वजीर या प्रधानमंत्री एक ही बात है। तो वजीर के पद पर ये नियुक्त था, यानी कि कौन? जो आपका अहमदनगर का जो शासक है अभी हाल ही में, जिसने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम है निजामुल मुल्क या मलिक अहमद है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यानी कि अहमदनगर की स्थापना से पहले जो मलिक अहमद है, ये बहमनी साम्राज्य के अंदर क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था दोस्तों। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी आपको बताया है दोस्तों, मलिक अहमद है, इसको एक उपाधि दे रखी थी निजामुल मुल्क दोस्तों। निजामुल मुल्क की स्थापना उपाधि दे रखी थी, इसीलिए इसको निजामुल मुल्क कहा गया है, और मलिक अहमद भी इसको हम कहते हैं दोस्तों। तो देखिएगा निजामुल मुल्क के बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो बहमनी साम्राज्य के अंदर जो एक शासक मोहम्मद थर्ड यानी कि तृतीय, इसके शासन काल में दोस्तों उसका एक वजीर था, जिसको हम कह सकते हैं महमूद गवां। बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्री के पद पर ये नियुक्त था, और इसने दोस्तों इस बहमनी साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, और बाहरी आक्रमणकारियों से बहमनी साम्राज्य की उसकी सुरक्षा भी की। लेकिन दोस्तों आपको पता है दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोस्तों जो मोहम्मद थर्ड है, इसने दोस्तों उसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। फिर उसके स्थान पर दोस्तों जो वजीर हम कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया जाता है? मलिक अहमद को नियुक्त किया जाता है। और मलिक अहमद को नियुक्त करने के बाद में दोस्तों उसको एक उपाधि दी जाती है, जिसको हम कह सकते हैं निजामुल मुल्क की उपाधि दी जाती है। तो वही बात दोस्तों हम इसमें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, महमूद गवां के प्राण दंड 1 मिनट।
तो दोस्तों महमूद गवाह के को प्राण दंड देने के पश्चात इसे वजीर या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था और निजामुल मुल्क की उसको उपाधि दी थी दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अहमदनगर है, अहमदनगर का जो कैपिटल है वो जुन्नेर था दोस्तों। क्योंकि मैंने आप शुरुआती वीडियो में ये बताया था, एक तो 500 राज्यों के नाम और उसके जो राजवंश के नाम और उसकी जो कैपिटल उसकी हमने बात बताई थी। तो अहमदनगर की जो प्रारंभिक राजधानी होती है दोस्तों वो जुन्नेर होती है। क्या होती है दोस्तों? जुन्नेर होती है। लेकिन दोस्तों फिर बाद में जो निजामुल मुल्क ने यानी कि हम कह सकते हैं मलिक अहमद ने दोस्तों इस जुन्नेर को चेंज कर देता और अपने राज्य की राजधानी दोस्तों अहमदनगर ही रख लेता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, यानी कि अहमदनगर की जो प्रारंभिक राजधानी है वो जुन्नेर होती है। लेकिन बाद में दोस्तों इस निजामुल मुल्क ने क्या किया, अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाता है, यानी कि जुन्नेर को चेंज कर देता है और अहमदनगर को अपना कैपिटल बनाता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से इसको देखते हैं। यानी कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1449 ईस्वी में दोस्तों निजामुल मुल्क यानी कि मलिक अहमद के द्वारा की जाती है। और मलिक अहमद के द्वारा दोस्तों अहमदनगर में एक निजाम शाही वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों। और इस अहमदनगर की स्थापना से पहले दोस्तों जो मलिक अहमद है ये बहमनी साम्राज्य में एक वजीर के पद पर काम करता था। लेकिन बाद में दोस्तों स्वतंत्र होने के बाद में एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको हम निजाम शाही वंश कहते हैं दोस्तों। और इसने दोस्तों अपने अहमदनगर की राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी है वो जुन्नेर रखता है, लेकिन बाद में उसको स्थानांतरित करके अहमदनगर कर लिया जाता है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है। अब देखिए दोस्तों, अब आगे की बात अपन करें तो जैसे ही 1508 ईस्वी में दोस्तों मलिक अहमद की मृत्यु के बाद में दोस्तों इसका जो पुत्र होता है बुरहान निजाम शाह है। ठीक है, ये बुरहान निजाम शाह है, ये शासक बनता है दोस्तों। हमने बरार के बारे में एक बात पढ़ी थी। एक बुरहान नाम का एक शासक था, यानी कि वहाँ पर बुरहान इमाद शाही था, यहाँ पर बुरहान निजाम शाह है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है, तो उसको तो उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। तो बरार के अंदर तो बुरहान इमाद शाह था दोस्तों, जिसके शासनकाल में दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक मंत्री था जिसका नाम है तूफान। ठीक है, तो तूफान ने दोस्तों इस बुरहान निजाम शाह को नारनौल के किले के अंदर उसको कैद करके रखा जाता। और फिर दोस्तों मैंने कहा था कि जो अहमदनगर का जो शासक था मुर्तजा निजाम शाह इसको इस कैद से मुक्त करवाता है। तो इसके बाद में दोनों के मध्य एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, यानी कि 1574 ईस्वी में। तब दोस्तों इस संधि के माध्यम से बरार को अहमदनगर में शामिल कर लिया जाता है दोस्तों। तो वो हमें आगे हम बात करेंगे मुर्तजा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बुरहान निजाम शाह है यानी कि अहमदनगर का शासक है, इमाद शाही वंश का शासक है। और दोस्तों निजाम इमाद शाह वो इमाद शाही यानी कि बरार का शासक था। तो दोस्तों ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों जो अहमद अली है यानी कि हम कैसे मलिक अहमद है सॉरी मलिक अहमद की मृत्यु के बाद में दोस्तों इसका जो पुत्र है बुरहान निजाम शाह है गद्दी पर बैठता है दोस्तों। याद रखिएगा कब होती इसकी मृत्यु, मलिक अहमद की मृत्यु दोस्तों 1508 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट हाँ जी, तो देख लीजिए। हाँ, तो 1508 ईस्वी में दोस्तों किसकी मृत्यु होती है, यानी कि मलिक अहमद की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों उसका पुत्र होता है बुरहान निजाम शाही, ये गद्दी पर बैठता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सेकंड शासक था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें सीक्वेंस से इन शासकों के को भी रखिए, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसलिए यानी कि सीक्वेंस इनका याद रखिएगा शासकों का। ठीक है, तो दोस्तों जब ये शासक बनता है तो उसने अपना जो वजीर है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है, यानी कि मुकम्मल खां दक्किनी को नियुक्त करता है दोस्तों। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुकम्मल खां दक्किनी को अपना प्रधानमंत्री अपना वजीर नियुक्त करता है। कौन? बुरहान निजाम शाह के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब जैसे बुरहान है और इस बुरहान ने निजाम शाह की उपाधि धारण की, तो इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ता है बुरहान निजाम शाह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों।
देखिए, अब हम बात करते हैं हुसैन निज़ाम शाह, ठीक है। अब देखिए हुसैन निज़ाम शाह के बारे में बात करें तो दोस्तों हुसैन निज़ाम शाह जो शासक है बड़ा ही पावरफुल शासक होता है, लेकिन दोस्तों उनके शासनकाल यानी कि 1562 ईस्वी में दोस्तों बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर की तीनों संयुक्त सेना ने दोस्तों इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक की जाती है, यानी आक्रमण किया जाता है। तब तीनों संयुक्त सेना ने इस पर आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया जाता है। और पराजित करने के बाद में दोस्तों हम कह सकते हैं कि अहमदनगर को में जो उनके निवासी है और वहाँ पर विशेष रूप से दोस्तों वहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं उनको बुरी तरह से लूटा जाता है दोस्तों, ठीक है। इन तीनों सेनाओं ने यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर के सेनाओं ने अब देखिए दोस्तों हुसैन निजाम शाह का काल में 1562 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर, वैसे हम कह सकते हैं तीनों सेनाओं को नेतृत्व यानी कि उसकी कमांड संभालने वाला राम राय होता है दोस्तों। तो देखिएगा बीजापुर का जो शासक आदिल शाह है एक तरफ, विजयनगर का राम राय था दोस्तों, और गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह है। ये तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर दोस्तों कि हाँ यानी कि हुसैन निजाम शाह यानी कि अहमदनगर पर अटैक करते हैं। लेकिन दोस्तों तीनों संयुक्त सेना ने अटैक करने के बाद में दोस्तों जो हुसैन निजाम शाह है उनसे पराजित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पावरफुल सेना हो जाती है। इस अटैक के बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि हुसैन निजाम शाह की पराजय होती है और इन तीनों सेनाओं ने मिलकर दोस्तों अहमदनगर के निवासियों और विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह से लूटा जाता है दोस्तों। अब इससे क्या होता है कि दोस्तों जब ये युद्ध होता है तो निजाम शाह ने क्या किया कि 1565 यानी हम कह सकते हैं 1565 ईस्वी में दोस्तों विजयनगर के विरुद्ध जो मुस्लिम संघ था उसमें उसमें सम्मिलित हो जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा 1565 में जो हुसैन निजाम शाह है ये विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ के अंदर सम्मिलित हो जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर की तीनों संयुक्त सेनाओं ने कब दोस्तों हुसैन निजाम शाह पर अटैक करते हैं, वो 1562 यानी कि 1562 ईस्वी के अंदर इसको अटैक किया जाता है, जिसमें हुसैन निजाम शाह की हार होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी होता है मुर्तज़ा निजाम शाह। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों मुर्तज़ा निजाम शाह के बारे में बताया था कि मुर्तज़ा निजाम शाह ने क्या किया कि जो उसका बरार का जो शासक था दोस्तों बुरहान इमाद शाह, जिसका मंत्री तूफान था, उसने इस बुरहान इमाद शाह को क्या है किया, नारनौल के किले में कैद करके रखा था। जिसके बाद दोस्तों मुर्तज़ा निजाम शाह ने उस बुरहान इमाद शाह को इस किले से मुक्त करवाता है और एक संधि होती जिसमें बरार को अहमदनगर में 1574 ईस्वी में उसको शामिल कर लिया जाता है दोस्तों। तो वही शासक है दोस्तों मुर्तज़ा निजाम शाह। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों जो मुर्तज़ा निजाम शाह के काल में पहली बार मुगलों ने अहमदनगर पर दोस्तों आक्रमण किया जाता है, यानी कि मुगलों के द्वारा दोस्तों अहमदनगर पर आक्रमण किया जाता है। इसीलिए दोस्तों इसी ने दोस्तों बरार को अहमदनगर में शामिल करता है 1574 को, जो भी मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों। तो इसके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। किसके बारे में? हुसैन निजाम शाह के बारे में। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि हुसैन निजाम शाह ने दोस्तों 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर में वो शामिल कर लेता है और इसी के काल में दोस्तों पहली बार अहमदनगर पर मुगलों का आक्रमण होता है दोस्तों। तो आई होप्स फ्रेंड्स ये यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बुरहान निजाम शाह पढ़ा था फर्स्ट, ये सेकंड है दोस्तों। अब अगला शासक है बुरहान निजाम शाह द्वितीय दोस्तों। इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बुरहान निजाम शाह द्वितीय के बारे में बात करें तो इस शासक को दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने इसे बंधक बना के अपने यहाँ रखा था दोस्तों। और बुरहान निजाम शाह द्वितीय पर बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय ने भी आक्रमण किया था। लेकिन दोस्तों इसके समय में यानी कि बुरहान निजाम शाह द्वितीय के शासनकाल में एक बड़ा ऐतिहासिक एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम बुरहान ए मुआसिर, जिसके लेखक है सैयद अली तबतबा। याद रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, यानी कि बुरहान निजाम शाह के द्वितीय के शासनकाल के अंदर दोस्तों एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम होता है बुरहान ए मुआसिर, जिसके रचयिता सैयद अली तबतबा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब तक तो जितने भी हमने शासकों की बात की है, यानी कि जो
एक तो मलिक अहमद के बारे में बात की, बुरहान निज़ाम शाह के बारे में बात की, हुसैन निज़ाम शाह के बारे में, मुर्तज़ा निज़ाम शाह और बुरहान निज़ाम शाह द्वितीय के बारे में बात कर लिए। अब दोस्तों एक जो लेडी है जिसका नाम है चांद बीबी, ठीक है। और चांद बीबी चांद खातून है, या इसका नाम चांद सुल्ताना है, जैसे रजिया सुल्ताना के बारे में आपने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो उसको हम देख लेते हैं। वैसे ही दोस्तों अहमदनगर के से यानी कि हम कह सकते हैं अहमदनगर में एक जो लेडी होती है यानी कि चांद भी, जो फिर क्या करती है, ये अहमदनगर की राजनीति में हस्तक्षेप करती है दोस्तों। तो उसको हम देख लेते हैं, देखिएगा। इसकी बड़ी भूमिका होती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो चांद बीबी है, देखिएगा, चांद बीबी का जो विवाह है दोस्तों, यानी कि बीजापुर का जो शासक है, हम कह सकते हैं आदिल शाह है। अली आदिल शाह से 1557-58 के मध्य इसका विवाह बीजापुर के आदिल शाह के साथ कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 1580 के अंदर सो आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। और आदिल शाह की मृत्यु होने के बाद में दोस्तों ये जो चांद बीबी है, ये क्या करती है कि पुनः अहमदनगर लौट आती है, यानी कि अपना जो पियर है दोस्तों वहाँ पर ये लौट आती है। और अपने पिता यानी हुसैन निज़ाम शाह के यहाँ पर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, पिता कौन होते हैं? हुसैन निज़ाम शाह, और पति आदिल शाह होते हैं दोस्तों। तो अपने पति की मृत्यु के बाद में 1580 में दोस्तों ये चांद बीबी क्या करती है, यानी कि बीजापुर से दोस्तों वापस लौट के आ जाती है अहमदनगर में। और यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों ये क्या करती है कि अहमदनगर की दोस्तों राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है दोस्तों। तो देखिएगा, इसके बारे में देखते हैं। होता क्या है दोस्तों, जो बुरहान शाह निजाम शाह की मृत्यु के बाद में जो उसका पुत्र है इब्राहिम, यहाँ ने केवल 4 माह के लिए दोस्तों शासन किया था, क्योंकि अयोग्य शासक था। और इस काल में दोस्तों अहमदनगर की स्थिति अत्यंत बहुत ही विवादाग्रस्त हो गई थी, यानी कि संकट में ये अहमदनगर आ चुका था। इसी को देखते हुए दोस्तों निजाम शाही अमीर ने 4 गुटों द्वारा 4 दावेदारों को ने गद्दी के लिए अपने दावे ठोक दिए थे दोस्तों। हम कह सकते हैं कि जो बुरहान निजाम शाह था, उसकी मृत्यु के बाद में उसका अयोग्य पुत्र था इब्राहिम शासक बनता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके समय में 4 गुट बन गए थे, और ये चारों गुट क्या कर रहे थे दोस्तों, अलग अलग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो उस चारों गुटों में दोस्तों 2 गुटों की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस गुट में देखिएगा, एक तो एक समर्थक था मियाँ मंझू मंझू नहीं मंझू। ये दोस्तों अकबर के पुत्र जो मुराद है दोस्तों, उसकी मदद करने के लिए दोस्तों ये अपना एक गुट बना रखा था, जो ये एक प्रकार दक्कनी था। दूसरा जो गुट था दोस्तों चांद बीबी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो अली आदिल शाह है, यानी कि जो बीजापुर के सुल्तान, उसकी ये पत्नी थी। और जब आदिल शाह की 1580 में मृत्यु हो जाती है तो अहमदनगर वापस लौट आती है, और अहमदनगर की राजनीति के अंदर दोस्तों हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ पर चांद बीबी दोस्तों बुरहान के पुत्र बहादुर का पक्ष वो लेती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि बुरहान की जो पुत्र है उसके बहादुर का पक्ष लेती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है आगे हम देखते हैं, देखिएगा आगे क्या होता है दोस्तों। जो मियाँ मंजू की स्थिति संकट में हो जाती है। क्योंकि मियाँ मंजू की स्थिति संकट में क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी जो चांद बीबी है उसकी सेना बहुत ही अच्छी पावरफुल सेना होती है। लेकिन दोस्तों ये मियाँ मंजू क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो अकबर है, अकबर से सहायता मांगता है। या फिर अकबर क्या करता है, अपने पुत्र शाह मुराद इस वक्त जो गुजरात में था, उसको दोस्तों उसकी सहायता के लिए भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं मुराद सेना लेकर दोस्तों मालवा पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? मालवा पहुंच जाता है दोस्तों। अब होता क्या है कि अब मालवा पहुंचने के बाद में दोस्तों जो मियाँ मंजू है उसकी सेना बड़ी पावरफुल हो जाती है। यानी कि इसके अंदर इस सेना में दोस्तों मुराद की सेना आके मिलती है, और दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना की सेना आके मिल जाती है। और दोस्तों एक होता है राजा अली खान मांडू, इसकी भी सेना आ जाती है, और एक बड़ी पावरफुल सेना बन जाती है, जिसको हम कह सकते हैं मुगल सेना। अब यहाँ से क्या होता कि दोस्तों जब तीनों सेना अटैक करती हैं अहमदनगर पर, और अहमदनगर पर अटैक करने के साथ साथ दोस्तों अहमदनगर को घेर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी समय के लिए दोस्तों उसको घेर लिया जाता है 1595 में। अब दोस्तों यहाँ पर जो चांद बीबी है, चांद बीबी फिर कोई ऐसा विजय का कोई उसको अवसर मिलता नहीं है, या उसको आगे पता नहीं होता है कि हम विजय होंगे या ना होंगे। तो इसको ये समझते हुए दोस्तों चांद बीबी क्या करती है, यहाँ से क्या कर लेती है, उनसे समझौता कर लेती है दोस्तों। यानी कि वो एक समझौता करती है, और समझौता करने के बाद में दोस्तों
बरार को क्या किया जाता है, मुगल सेना में, यानी कि हम कह सकते हैं मुगलों के अंदर साम देना पड़ता है। किसको? मुगलों को बरार को देना पड़ता है। कौन देगा? अहमदनगर दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चांद बीबी का जो विरोधी जो गुट था दोस्तों, उसने ही दोस्तों 1599 ईस्वी में चांद बीबी की हत्या कर दी जाती है, उसका वध कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली है दोस्तों मियाँ मंजू और चांद जो बीबी है उसके बारे में, और जो उसकी जो मुगल सेना है उसके अटैक उसके बारे में। अब हम बात करते हैं मलिक अंबर, अगला जो एक शासक है दोस्तों, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मलिक अंबर है। मलिक अंबर वैसे तो मूलतः ये अबीसीनिया ही था, यानी कि अबीसीनिया एक दास था दोस्तों। और मलिक अंबर को मुर्तजा द्वितीय ने सुल्तान घोषित कर मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर की कमान संभाली। यानी कि हम कह सकते हैं मुर्तजा सेकंड ने क्या किया, यानी कि को सुल्तान घोषित कर मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर की कमान संभाली। और उसने दोस्तों छापामार प्रणाली से मुगलों को काफ़ी परेशान किया, यानी कि उनसे युद्ध करता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों छापामार युद्ध क्या होता है, यानी कि अचानक, यानी कि छिपके से सेना पर वार करना या उस पर आक्रमण करना, वो होता है छापामार युद्ध प्रणाली, ठीक है। तो दोस्तों अहमदनगर जो मलिक अहमद है ये अभिशनीय दास था, लेकिन मुर्तज़ा द्वितीय ने इसको सुल्तान घोषित करके पूरी की पूरी कमान दोस्तों इसको संभला दी जाती है। और ये फिर मुगलों से क्या करता है दोस्तों, मुगलों से आक्रमण करता है, यानी कि मुगलों की जो युद्ध पद्धति उसको नाकाम कर देता है दोस्तों। दोस्तों होता क्या है, उसने दक्षिण में टोडरमल की, ये तो दोस्तों इतना ही आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। इसने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयत यानी कि जब्ती व्यवस्था को भी लागू किया गया। और 1533 में दोस्तों मुगल सम्राट जो खुर्रम था, जिसको हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, इसे शाहजहां ने दोस्तों अहमदनगर को मुगल साम्राज्य के अंदर 1633 ईस्वी के अंदर उसको मिला लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर लिया मलिक अंबर के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों बरार भी मुगल सेना में शामिल हो जाता है और अहमदनगर भी मुगल सेना में शामिल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो दोस्तों प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है आप उसको दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और फिर दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नया राजवंश, यानी कि हम बात करेंगे जो बीजापुर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।